साथियों, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम में बिना कोई संघर्ष किए एक बहुत ही शानदार वेतन समझौता हम सभी को मिला है, जिसके लिए आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। बहुत जल्दी ही एरियर के सर्कुलर भी आ जाएंगे। अप्रैल माह की नया वेतन आप लोगों को भुगतान हो ही चुका है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, उन्होंने भी अपने सभी सदस्यों से 2% से लेके 5% तक लेवी एकत्रित करने के सर्कुलर भी जारी कर दिए हैं। साथियों, ये लेवी का अमाउंट आपको मिलने वाली एरियर राशि के हिसाब से 20,000 से लगा के 50,000 तक होने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ी धनराशि होती है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ तथ्यों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि यह लेवी की राशि ट्रेड यूनियंस को दी जाए या न दी जाए। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वेतन समझौते में किसी भी ट्रेड यूनियन का योगदान बिल्कुल शून्य या लगभग नगण्य है। इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो क्या है? एक तो आप गौर करिएगा कि यह वेतन समझौता कब होने वाला है, किसी को नहीं पता था। एक दिन हमें खबर मिलती है कि मिनिस्ट्री द्वारा वेतन समझौता क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ दिनों बाद हमें चेयरमैन बुलाते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेशन के लिए ट्रेड यूनियंस को बुलाया गया है। फिर अचानक वह सेशंस रद्द हो जाता है और अगला इन्फॉर्मेशन सेशन कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। खैर, कोई बात नहीं। अगले कुछ दिनों बाद हमें फिर एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेशन के लिए बुलाया जाता है और उस दिन वेतन समझौता पूर्ण हो जाने की घोषणा कर दी जाती है और उसी दिन रात में लगभग 8 बजे इस वेतन समझौते का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यह वेतन समझौता कब होने वाला है, यह किसी ट्रेड यूनियन को नहीं पता था। दूसरी बात कि यह वेतन समझौता कितने प्रतिशत पर होने जा रहा है, यह भी किसी को नहीं पता था। तीसरी बात, यह इस वेतन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या होंगी, यह भी कोई नहीं जानता था। चौथी बात, इस वेतन समझौते में कॉन्करेंशिया के अंदर लॉगआउट का ऑप्शन आ जाना, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अब क्या ट्रेड यूनियन के हमारे नेता यह कहेंगे कि यह लॉगआउट का ऑप्शन हमने डलवाया है? तो आप स्वयं ही इस पर विचार करें कि इस बात में कितना दम है। इस विषय में मैंने अनेक लोगों से प्रश्न किए। हमारे मंडल स्तरीय एक नेता से जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना था कि जो भी पिछले वर्षों में हमने 1 घंटे के 2 घंटे के बहिर्गमन किए, जो भी सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में, श्रम कानूनों के विरोध में जो भी हमने नारेबाजी की, जो भी हड़तालें की, उन सभी को भी इस वेतन समझौते की लड़ाई ही समझा जाना चाहिए। इस पर मैंने उनसे कहा कि जनाब, यह सब तो हम राष्ट्रीयकरण के बाद से ही करते चले आ रहे हैं, क्या इन्हें सबको भी वेतन समझौते की लड़ाई माना जाए? खैर, वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और बगलें झांकने लगे। ऐसी स्थिति में भला इन्हें या इन ट्रेड यूनियंस को किस बात के लिए इतनी भारी धनराशि लेवी के रूप में प्रदान की जाए? इस संबंध में मैं एक और कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं कि करीब करीब प्रति कर्मचारी 20,000 रुपये लेवी का अगर एवरेज माना जाए और निगम में कुल 1 लाख कर्मचारी हैं, तो 1 लाख कर्मचारी अगर 20,000 प्रति कर्मचारी के हिसाब से दिया जाए तो यह राशि 200 करोड़ रुपए होती है। अब आप ही विचार करें कि इतनी बड़ी धनराशि आज यहाँ पर निगम में जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, उन 3 या 4 यूनियंस में AIA, फेडरेशन और वेलफेयर एसोसिएशन और कुछ अन्य छोटी यूनियंस, उनके बीच में यह राशि बांटी जाएगी। अब यह राशि, इतनी बड़ी राशि इन लोगों के लिए, किस संघर्ष के लिए इतनी बड़ी राशि की इन्हें आवश्यकता होती है? पूर्व में हमें यह बताया जाता था कि जो हमारे वामपंथी साथी बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, वे भी
अपने चुनाव के लिए फंड के लिए हमारे द्वारा दिए गए इस धनराशि पर ही निर्भर होते हैं। किंतु आप देखें कि पिछले कुछ चुनावों से वामपंथियों का निरंतर जनाधार घट रहा है। आज की तारीख में लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और विधानसभा चुनाव यदि वर्तमान के बंगाल चुनावों को देखा जाए तो वहाँ पर भी यह वामपंथी संगठन या वामपंथी लोग पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पर चुनाव में केवल टीएमसी और बीजेपी ही मुख्य रूप से पार्टियां हैं, अर्थात वामपंथियों का गढ़ बंगाल भी इन्होंने लगभग छोड़ सा दिया है। तो आप कल्पना करें कि जब हमारा संसद विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, ऐसे में हम कब तक लाल झंडा उठाकर इन्हें इतनी भारी धनराशि देते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह धनराशि टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू में जो वामपंथी छात्र संगठन हैं उनके पास देशद्रोही या देश विरोधी गतिविधियों के लिए जाने की पूरी संभावना है। अतः कृपया इन लोगों को इतनी भारी धनराशि कदापि न दें और मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न आपसे उठाए हैं उनका ज़रूर अपनी शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सभी लोगों से प्रश्न अवश्य करें कि इतनी भारी धनराशि का संगठन को भला क्या उपयोग है और क्या संगठन ने हमें पिछली बार वसूल की गई भारी भरकम लेवी की राशि का क्या कोई हिसाब दिया है। तमाम तथ्यों पर विचार करें और इतनी भारी धनराशि इन्हें कदापि न दें, क्योंकि यह देश विरोधी कार्यों में लगने